हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। और हाँ, कल 25 तारीख था, 25 मई 2025 को बिहार में बीएड का एग्ज़ाम हुआ था। उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। उसमें जितने भी जीके जीएस आए थे 99.99% हमारे वीडियो से आए हुए थे। आप लोग उसे देखोगे ना, बहुत खुशी मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। अगर जिन साथी ने बीएड एग्ज़ाम दिया होगा उसे तो आइडिया मिल ही गया होगा। अगर बाय द वे जिसने नहीं दिया होगा एग्ज़ाम को, वो क्वेश्चन पेपर देखेगा और क्वेश्चन को मिलाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा कि हाँ, मैं जिस पैटर्न को लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बीएड में भी पूछा गया। और आगे आने वाला एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछता होगा, क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिए होंगे तब भी उस डिस्कशन को देख लीजिएगा, केवल इसलिए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और हाँ, हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप लोग रिविज़न कंटिन्यू रखिएगा और जो मैं बताती हूँ क्वेश्चन के साथ साथ अलग से क्वेश्चन उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को जीके जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि क्वेश्चन में ज़रा भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। तो आइए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो उसे जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आइए इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को यहीं कर लेते हैं ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो। अगर मूल कर्तव्य की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में था क्या? मूल संविधान में मूल कर्तव्य का चर्चा नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था, इसे जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, मूल कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कुल? तो कुल उस समय, हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य का ही सिफारिश किया था, लेकिन कुल मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगर 61वां संविधान संशोधन 1989 की बात की जाए तो इसके तहत मतदान का अधिकार जो है, मताधिकार यानी कि मत देने, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कि अब 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति होंगे, 18 वर्ष या 18 वर्ष प्लस के जो भी व्यक्ति होंगे वो सारे वोट दे सकते हैं। इससे पहले 21 वर्ष उम्र था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, वोट देने का अधिकार। ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात की जाए तो इसके साथ जो है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, 31 में था। और आपको मैं कितना बार पढ़ा चुकी हूँ कि 12 से 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 31 से हटाकर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। किस में रखा गया? अनुच्छेद 300 के क या ए में रख दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था? तो ये था LN सिंघवी समिति। कौन सा समिति था? LN सिंघवी समिति। LN सिंघवी समिति की बात की जाए तो LN सिंघवी समिति के द्वारा ही संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लागू कब किया गया था? तो इसे 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, जैसे कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लागू किया गया। और 1 जून 1993 को नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देते हुए लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर LN सिंघवी समिति की बात की जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो आइए इसे भी देख लेते हैं।
इसका गठन हुआ था सन 1986 में। कब गठन हुआ था एलन सिन्वी समिति का? तो एलन सिन्वी समिति का गठन हुआ था सन 1986 में गठन हुआ था, ठीक है। और कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। और इन्हीं के 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। अगर इसकी बात की जाए बलवंत राय मेहता समिति का, तो इन्हीं के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था सर्वप्रथम? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू किया गया था? तो इसे राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि नागौर जिला के किस गाँव में पहली बार इसे लागू किया गया था? बगदरी गाँव में। किस गाँव में लागू किया गया था सबसे पहले? तो राजस्थान के बगदरी गांव में, ठीक है। कभी कभी आजकल क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहा है, समझे, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। तो पहले तो नागौर जिला दे देता था डायरेक्ट, लेकिन मान लीजिए अगर नागौर जिला नहीं दे, वहाँ पर बगदरी गांव दे, तब भी आप लोग आंसर देने में सक्षम हो, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को बगदरी गाँव में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? बगदरी गाँव में लागू किया गया था, ठीक है। अगर पीके थुंगल समिति की बात की जाए तो पीके थुंगल समिति का गठन कब हुआ था? तो पीके थुंगल समिति का गठन हुआ था 1988 में। कब गठन हुआ था? 1988 में पीके थुंगल समिति का गठन हुआ था, ठीक है। 1988 में पीके थुंगल समिति का गठन हुआ था। अगर दांतेवाला समिति की बात की जाए तो इसका गठन कब? दांतेवाला समिति का गठन हुआ था 1977-78 में। कब हुआ था? 1977-78 में दांतेवाला समिति का गठन किया गया था, और ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। एक है अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है। हनुमंत राव समिति, कभी कभी कूट में भी दे देता है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जितने भी समिति है VVI वो मैं सारा लिखवा दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हनुमंत राव समिति का संबंध किससे है? तो हनुमंत राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका गठन कब हुआ था? 1984 में, ठीक है। आपसे पूछेगा GV राव समिति, क्या इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से? जी बिल्कुल, GV राव समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। LM सिमरी समिति आप लोग देख लीजिए, पीके थुंगन समिति भी देख लिए, 1988 में गठन हुआ था। एगो है BN गाडगिल समिति, एक BN गाडगिल समिति है, इसका संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है, जिसका गठन 1988-89 में हुआ था। कब हुआ था? 1988-89 में BN गाडगिल समिति का गठन हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर और कौन कौन सा बांध है, आइए उसे भी देख लेते हैं। आपसे पूछेगा सलाल बांध किस नदी पर स्थित? सलाल बांध चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर सलाल बांध स्थित है, ठीक है। दुलहस्ती बांध किस पर स्थित? दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर, ठीक है। रोटेल बांध किस पर स्थित है? रोटेल क्या नाम है उसका भाई? एक है पाकलदुल बांध किस पर स्थित है? तो ये भी चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था? किन किन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है। इसके तहत किन शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द थे वो? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, ठीक है। और कब हुआ था संशोधन प्रस्तावना में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरवल जिला का निर्माण बिहार के किस शहर नहीं किस जिला से हुआ था, ठीक है। किस जिला से हुआ था अरवल जिला का निर्माण, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ था किस? जहानाबाद से। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो आइए हम लोग पूर्वी चंपारण को काट कर यहाँ जहानाबाद लिख देते हैं। जहानाबाद से अरवल का निर्माण हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था इसका निर्माण? तो अगस्त 2001 में। कब हुआ था अरवल का निर्माण? अरवल जिला का निर्माण हुआ था अगस्त 2001 में। और किस जिले से अलग होकर इसका निर्माण किया गया था? तो जहानाबाद के
कुछ क्षेत्रों को अरवल ज़िला के रूप में गठन हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो अगस्त 2001 में, ठीक है। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, ठीक है। झारखंड का निर्माण कब हुआ था बिहार से अलग होके? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और अरवल ज़िला का? तो अरवल ज़िला का जहानाबाद से अलग करके अगस्त 2001 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? यानी कि बिहार का वो कौन सा जिला है जिसका सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण का सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले का सीमा लगता है बिहार के, कौन कौन सा ज़िले का? तो आइए देख लीजिए, ताकि ऑप्शन में कभी भी दे, अगर सारा को आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग आंसर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर देने में सक्षम होंगे, ठीक है। इसलिए लिखवा दे रही हूँ, लिख लीजिए आप लोग। यूपी से बिहार का कौन कौन से ज़िले का सीमा लगता है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, ठीक है। यूपी से सीमा लगने वाला क्षेत्र लिखवा दे रही हूँ। पश्चिमी चंपारण, यहाँ तो स्क्रीन भी बहुत छोटा है, लिखवा नहीं पाऊँगी, मैं बोल दे रही हूँ, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, सारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान, ये बिहार के कुछ ज़िले हैं जिसकी सीमा यूपी से लगती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने ज़िलों का सीमा लगता है, तो पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 ज़िलों का सीमा लगता है। किसका किसका? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, ठीक है। अगर झारखंड से आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड से बिहार के कौन से ज़िलों का सीमा लगता है, तो लिख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन तो इवन बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, गया, कटिहार, भागलपुर, बांका, नवादा, कौन कौन से ज़िलों का सीमा लगता है झारखंड से? औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, गया, कटिहार, भागलपुर, बांका और नवादा का सीमा झारखंड से लगता है। कुल कितने ज़िले हो गए? कुल 8 ज़िलों का सीमा झारखंड से लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो बिहार में गंगा नदी का कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 99 किलोमीटर, 445 या 97 या 2525? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर? 445 किलोमीटर, ठीक है। अगर 99 किलोमीटर की बात की जाए तो ये पटना में प्रवाहित होती है। पटना में कितना प्रवाहित होती है गंगा नदी? तो पटना में 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी बिहार के किस जिला में सर्वाधिक दूरी तय करती है, यानी सर्वाधिक लंबा गंगा नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? बिहार के किस जिले में? तो पटना में। कहाँ प्रवाहित होती है? पटना में। कितना? 99 किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक दूरी तय करती है गंगा नदी बिहार के पटना जिला में। सेकेंड नंबर, अगर बाय द वे पटना नहीं दिया ऑप्शन में तो भागलपुर देगा, क्योंकि भागलपुर में 97 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी? 97 किलोमीटर। तो सेकेंड नंबर पर भागलपुर आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो गंगा, या बिहार का या फिर एकमात्र कौन सा राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो पटना एकमात्र राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले को गंगा नदी बीचों बीच बांटती है? तो बिहार के भागलपुर जिले को गंगा नदी बीचों बीच बांटती है। किस जिले को? भागलपुर को गंगा नदी बीचों बीच बांट देती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के कितने ज़िलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कुल 12 ज़िलों से प्रवाहित होती है। कितने ज़िलों से? 12 ज़िलों से। आप लोग ये भी लिख लीजिए कौन कौन से ज़िलों से प्रवाहित होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि बिहार के कितने ज़िलों से, उसमें नाम नहीं दिया था, उसमें केवल ये पूछा था कि बिहार के कितने ज़िलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कुल 12 ज़िलों से। कौन कौन से? भोजपुर, बक्सर, सारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। कौन कौन सा जिला है? भोजपुर, बक्सर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। इन 12 जिलों से गंगा नदी बिहार में प्रवाहित होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये तो 445 किलोमीटर पटना में प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवाहित होती है, लेकिन गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है गंगा नदी की लंबाई? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के
गोमुख हिमालय से कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गोमुख हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। और किस नाम से? तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। और देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में आकर मिलती है तो इन्हीं के संगम को गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देव प्रयाग और अलकनंदा जब मिलती है तो इनके सम्मिलित धारा को ही गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। देव प्रयाग में दोनों नदियों के मिलने से, देव प्रयाग में कौन कौन दो नदी? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से इनके सम्मिलित धारा को ही गंगा कहा गया है। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, पटना में कितना बिहार में कितना प्रवाहित होती है? तो बिहार में 445 किलोमीटर। पटना में 99 किलोमीटर। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लंबी प्रवाहित होती है गंगा नदी? तो पटना में। दूसरे क्रम पर आ जाएगा भागलपुर। ठीक है, और कितने जिलों से गुजरती है? तो 12 जिलों से। बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? जमुना के नाम से। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा के सम्मिलित धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो मैं मेघना बता दी ना, नहीं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा के सम्मिलित धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। लेकिन केवल गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को केवल जमुना के, लेकिन जबकि यही दोनों धारा जब मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले का सीमा नेपाल से नहीं लगता है? तो किस जिले का सीमा नहीं लगता? क्या सुपौल है, सीतामढ़ी, पूर्णिया या अररिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया का सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है। नेपाल से बिहार के कितने जिलों का सीमा लगता है? तो 7 जिलों का। कितने जिलों का लगता है सीमा? 7 जिलों का। कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, अभी जस्ट देखिए, पश्चिमी चंपारण एकमात्र जिला है बिहार का जिसका सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वो कौन से 7 जिला है जिसका सीमा नेपाल से लगता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज। ठीक है, कभी कभी क्रम वाइज भी बोल देगा आपसे कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाइए, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए, तब भी आप लगाने में सक्षम होंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, इस तरीके से क्रम है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का कितना किलोमीटर का सीमा नेपाल से लगता है? तो नेपाल से लगता है 729 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का सीमा लगता है बिहार का नेपाल से? 729 किलोमीटर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा कन्नड़ थी। क्या थी? कन्नड़ थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य किस भाषा का स्वर्णकाल था? तो कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य को। अगर पार्टिकुलर आपसे किसी शासक के बारे में पूछ लिया जाए, किस शासक के कार्यकाल को कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को, ठीक है, कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। वैसे साम्राज्य पूछेगा तो विजयनगर साम्राज्य को कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि चोल के शासन को तमिल भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तमिल भाषा का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चोल के। ठीक है, चोल साम्राज्य के शासनकाल को तमिल भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। वैसे ही विजयनगर, अच्छा ये लिख दी थी ना, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल किस भाषा को कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य की किस भाषा को कहा जाता है स्वर्णकाल? तो तेलुगु भाषा को स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? अगर शासनकाल पूछा केवल शासक का तो कृष्णदेव राय हो जाएगा, लेकिन साम्राज्य पूछा जाएगा तो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है,
कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल जो है राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश को कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि तमिल भाषा का स्वर्णकाल चोल साम्राज्य को कहा जाता है, ठीक है, चोल साम्राज्य को तमिल भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। और तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर साम्राज्य को। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो किसके शासनकाल नहीं, किस वंश के शासनकाल को, तो संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त काल को संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल सातवाहनों के शासनकाल को कहा जाता है। किसके कहा जाता है प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल? तो सातवाहनों के शासनकाल को प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। जबकि हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता है। कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल राष्ट्रकूट शासन को कहा जाता है, राष्ट्रकूट काल को कहा जाता है। तमिल भाषा का स्वर्णकाल चोल साम्राज्य को कहा जाता है। संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। जबकि प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल सातवाहनों के काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सातवाहनों के काल को। और हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्राइमल ग्रंथियाँ से स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है लेक्राइमल ग्रंथियाँ से? तो लेक्राइमल ग्रंथियाँ से आंसू स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? आंसू। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। ये क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम का वर्क क्या है? तो ये जीवाणुरोधी एंजाइम है। जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। आपको मैं बता दूं कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारे लार में भी पाया जाता है। और लार में भी इसका कार्य क्या होता है? तो लार में भी कार्य होता है कि हम लोग भोजन के साथ जो बैक्टीरिया को खा लेते हैं उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। ये सारे बैक्टीरिया को नहीं मारता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया को लाइसोजाइम के द्वारा मार दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम जो है ये भी लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? तो टाइलिन एंजाइम का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। क्या कार्य है? भोजन को चिपचिपा बनाना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आंसू में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो जिंक। कौन सा पाया जाता है? जिंक और सोडियम, ठीक है। NaCl और जिंक आंसू में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। ज़्यादा रोने से आपके शरीर से जिंक बाहर आ जाएगा, सोडियम बाहर आ जाएगा, इसीलिए तो वीकनेस लगने लगता है। लेकिन हाँ, कभी कभी रोना भी चाहिए। हफ्ता 15 दिन 6 महीना में एक आध बार रोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आँखों में जो गंदगी गई है ना, वो गंदगी बाहर निकल आती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है बिहार के अररिया जिला में। किस जिला में बनाया जाएगा? इसको कट करके अररिया लिख दीजिए। अररिया जिला में बिहार के सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इओसिनोफिल्स क्या है? इओसिनोफिल्स क्या है? तो ये क्या है? कनिका में श्वेताणु या कनिका विहीन श्वेताणु, यानी कि कनिका में WBC या कनिका विहीन WBC क्या है? इनोसी। तो इओसिनोफिल्स जो है वो कनिका में श्वेताणु है, यानी कि कनिका में WBC है, ठीक है। अगर WBC की बात की जाए तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कनिका में होता है, एक कनिका विहीन होता है, ठीक है। कनिका में एक होता है कनिका विहीन, कनिका विहीन होता है। कनिका मय के अंतर्गत कौन कौन सा है? तो कनिका मय के अंतर्गत बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब सारे कनिका मय हैं, ठीक है। कौन सा है? कनिका मय है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि WBC का कौन सा भाग सर्वाधिक संख्या में है, तो WBC एक तो WBC है, WBC के अंदर भी कई भाग होते हैं, तो WBC का कौन सा भाग सर्वाधिक संख्या में है? तो न्यूट्रोफिल का संख्या सर्वाधिक है। सबसे कम किसकी संख्या है? WBC के किस भाग का सबसे कम संख्या है? तो WBC का बेसोफिल वाले भाग का संख्या सबसे कम है। किसका संख्या सबसे कम है? बेसोफिल का। न्यूट्रोफिल का संख्या सर्वाधिक है, बेसोफिल का संख्या न्यूनतम है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि WBC के कौन से भागों का आकार सबसे बड़ा है, देखिए अभी तो मैं संख्यावाच बताई, अभी मैं आकार वाइज बता रही हूँ। अगर WBC के आपसे पूछेगा WBC के किस भाग का आकार सबसे बड़ा होता है, तो WBC के मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। किसका? मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। और सबसे
छोटा आकार डब्ल्यूबीसी के किस भाग का होता है? तो लिम्फोसाइट का। किसका? लिम्फोसाइट का। जिसे एड्स बीमारी होता है तो वो लिम्फोसाइट को ही टारगेट कर देता है, लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देता है। इसी कारण से और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी रोगों से लड़ना, बाहरी रोगों से लड़ना। और सबसे ज़्यादा ये डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट ये कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि मोनोसाइट का कार्य है बैक्टीरिया को खाना, लेकिन लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? मारना। और आप बताइए, जब लिम्फोसाइट ही नहीं रहेगा तो आपके शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो उसे ख़त्म करने का कार्य कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिसे एड्स बीमारी हो जाती है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता ही ख़त्म हो जाता है। उसे खांसी भी होता है तो वो भी ठीक नहीं होता। इसीलिए जिसे एड्स बीमारी हो गया उसका मरना तय हो जाता है, क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं निकल पाया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या किसका है? न्यूट्रोफिल का। सबसे छोटा संख्या में कौन है? सबसे कम संख्या किसका है? बेसोफिल का। सबसे बड़ा आकार किसका है? मोनोसाइट का। सबसे छोटा आकार किसका है? लिम्फोसाइट का, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कनिका में श्वेताणु, यानी कनिका में डब्ल्यूबीसी इओसिनोफिल्स होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का स्थल सूत्का गैंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे सूत्का गैंडोर स्थित है। अगर हिंडन नदी के किनारे बोला जाए तो हिंडन नदी के किनारे क्या स्थित है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीर स्थित है। क्या स्थित है? आलमगीर, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीर स्थित है, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर होता है। आलमगीरपुर स्थित कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। क्या स्थित है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है, ठीक है। कालीबंगा। भोगवा नदी के किनारे क्या स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, तो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है लोथल से। ज़्यादातर क्वेश्चन लोथल, हालांकि एक दो जगह का भी नाम बताया जाता है, लेकिन वो संदेह होता है उस पर। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मांडा। मांडा सिंधु सभ्यता का ही स्थल है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में सिंधु सभ्यता का दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ता था? ये भारत का मैं बता रही हूँ। तो कौन सा? दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दैमाबाद परबरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? परबरा नदी के किनारे, ठीक है। और पूरब में कौन सा जगह स्थित है सिंधु सभ्यता का? तो आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे स्थित है? अभी जस्ट में बताइए, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और सूत्का गैंडोर तो आप लोग देख ही लिए, दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा का खोज हुआ था सन 1921 में। और किसके द्वारा खोजा गया था हड़प्पा को? तो हड़प्पा को खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, ठीक है। और कब हुआ था मोहनजोदड़ो का खोज? तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का कौन से दो स्थल को जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो जुड़वा राजधानी के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता था सिंधु सभ्यता के दो शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर के द्वारा नेताजी कहा गया था। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहा गया था? तो राष्ट्रपिता कहा गया था। क्या कहा गया था? राष्ट्रपिता कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसे कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया था? देश रत्न कहा गया था। क्या कहा गया था? देश रत्न सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहा गया था। क्या कहा था? गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को बापू कह के किसने पुकारा था? तो बापू कह के जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है या क्षय रोग से ग्रसित है? तो किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? अरविंद घोष के द्वारा कांग्रेस के बारे में ये कहा गया था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, आइए इससे संबंधित कांग्रेस से संबंधित और किसने किसने क्या क्या कथन दिया वो भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के बारे में क्या कहा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, किसने कहा था? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं ये कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के बारे में ये कथन किसका है कि साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं मिलेगा। साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ये कथन किसका है? तो कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा ये कथन है अश्वनी कुमार दत्त का। किसका? अश्वनी कुमार दत्त का। कांग्रेस याचना वाला संस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बिपिन चंद्र पाल का। किसका है? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस याचना वाला संस्था है। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? तो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था कि शिक्षक भारतीयों का वार्षिक मेला है? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस शिक्षक भारतीयों का वार्षिक मेला है। तो ये भी कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग फिर से लिख लीजिए अगर नहीं कोई छूट गया होगा तो। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि साल में एक बार मेढक के तरह टटराने से कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के बारे में यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। क्या है? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। किसके द्वारा कहा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है ये कहा गया था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस शिक्षक भारतीयों का वार्षिक मेला है ये भी कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। कांग्रेस याचना वाला संस्था है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। और कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है आइए देख लेते हैं। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? तो रूहेला का युद्ध हुआ था 1773 में। ठीक है, ये सही है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ये भी सही है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। ये क्या पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो खुर्दरा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मालवा का शासक, मालवा का राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। जीत किसका हुआ था? बाबर का हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध तो आप देख ही लिए 1565 में हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 1565 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के सम्मिलित गुट के बीच हुआ था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की ओर से कौन कौन था? बहमनी साम्राज्य की ओर से 4 शासक था जो चारों मिलकर लड़ा था। कौन कौन था आइए इसे देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की ओर से था गोलकुंडा, बीजानगर, अहमदनगर, बीदर। ये सब के शासक एकजुट होकर विजयनगर साम्राज्य के प्रति आक्रमण किए थे। ठीक है, यानी कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य के सम्मिलित गुट के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी बहमनी गुट की हुई थी। बहमनी गुट में कौन कौन सम्मिलित थे? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता या हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान? तो इसका घोतक था प्रशासनिक सुधार। क्या था? प्रशासनिक सुधार था। इसके द्वारा प्रशासनिक सुधार बहुत कम समय में बहुत अच्छे से किया गया था। ठीक है, इसका शासनकाल मात्र कितना 1540 से 44-45 के बीच ही था। मात्र 4-5 साल का ही शासनकाल था, लेकिन इनके द्वारा बहुत कुछ सुधार किया गया था। सिक्का भी चलाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था सर्वप्रथम? जो आज भी हम लोग रुपया के नाम से ही जानते हैं, सिक्का को आज भी रुपया ही चलता है। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया चलाया गया था। ठीक है,
अगर प्रशासनिक सुधार की बात की जाए तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा किया गया था आपके अलग अलग विभागों का भी स्थापना किया गया था। ठीक है, अलग अलग विभागों की स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने बिजारत का कार्य क्या था, दीवाने बिजारत एक विभाग था, लगान निर्धारण व आय व्यय का निरीक्षक करता था। ठीक है, दीवाने रसालत ये क्या था, ये था राज्यों से पत्र व्यवहार। ठीक है, राज्यों से पत्र व्यवहार करता था दीवाने रसालत। दीवाने इंसा क्या था, सुल्तान के आदेशों का लेखांकन करता था, यानी कि सुल्तान जो आदेश देता था उसका लेखा करता था, यानी कि लिखता था। कौन करता था, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा एक विभाग था। ठीक है, दीवाने आरिज क्या था, सेना संगठन व भर्ती करने वाला था। कौन था, दीवाने आरिज सेना संगठन व भर्ती करने वाला था। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके द्वारा क्या चलाया गया था, और इसके द्वारा लगान निर्धारण के लिए भी जमीन को जो है शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई थी। कौन कौन सा, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नक्श या मुक्ताई अथवा कन्नूक भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनकूत। कनकूत भी इसी को कहा जाता है। नगदी अथवा जब्ती, जिसे जमई भी कहा जाता था। ये किस लिए किया था, तो ये किया था लगान निर्धारण करने के लिए किया था। ठीक है, अगर इसके द्वारा और सुधार की बात की जाए तो शेरशाह के द्वारा सड़कें बनाया गया था। ठीक है, सड़कें जो अभी जीटी रोड है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही। और उस टाइम इसे क्या नाम जाना, किस नाम से जाना जाता था, अटक सड़क ए आजम। क्या कहा जाता था, अटक सड़क ए आजम तक ये सड़क था। और ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये दिल्ली से लाहौर तक था। कहाँ से था, बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब तक ये जाता था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता था, बंगाल में सोनार गांव का नाम सुने होंगे। ठीक है, सोनार गांव से शुरू होता था ये सड़क। कौन सा सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है। जीटी रोड तो ये नाम दिया आपका जाके, किसने नाम दिया है, वो क्या नाम है उसका, गवर्नर जनरल का क्या नाम था उस वायसराय का, हाँ ऑकलैंड। ठीक है, गवर्नर जनरल भारत का, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था भारत में, ऑकलैंड, इसी के द्वारा जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया गया था, यानी कि जीटी रोड नाम दिया गया था। ठीक है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा सड़क बनवाया गया था उसे जीटी रोड नाम दिया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। और कहाँ से कहाँ तक इसकी शुरुआत हुई थी, तो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर ये पंजाब तक जाता था। कहाँ तक जाता था, पंजाब लाहौर तक जाता था। ठीक है, इसके द्वारा सराय का भी निर्माण करवाया गया था। सराय का, सराय क्या था, सराय धर्मशाला था। क्या था, सराय धर्मशाला था, जिसमें क्या होता था, जो बोला जाए तो वर्तमान विश्रामगिरी, जिसे वर्तमान में विश्रामगिरी कहा जाता है ना, उस समय सराय कहा जाता था, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और पता है ये कितने सरायों का निर्माण करवाया था, ये लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। कितने, 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया था। और सराय क्या था, तो विश्रामगिरी था, वर्तमान में विश्रामगिरी उसे कह सकते हैं। और हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग ठहरने के लिए सराय का निर्माण करवाया था। हिंदू के ठहरने के लिए अलग विश्रामगिरी का निर्माण करवाया था, जिसे सराय कहा जाता था, और मुसलमानों को ठहरने के लिए अलग सराय यानी कि विश्रामगिरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगर मुद्रा की सुधार की बात की जाए तो इसके द्वारा मैं जस्ट बताई कि रुपया, चांदी का रुपया नामक सिक्का भी चलाया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और कितने ग्रेन का होता था रुपया, तो 180 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का, 180 ग्रेन का। तांबे का दाम भी चलाया गया था। तांबे का जो मुद्रा चलाया जाता था शेरशाह सूरी के द्वारा ज़माने में, तो उसे दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दाम कहा जाता था। और ये कितने ग्रेन का होता था, ये 322 ग्रेन का होता था। कितने ग्रेन का, 322 ग्रेन का। इनके द्वारा सोने का सिक्का भी चलाया गया था, 167 ग्रेन का। कितने का, 167 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, सोने के सिक्कों को, तो सोने के सिक्कों को असरफी के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा असरफी नामक सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो असरफी नामक सोने का सिक्का जो है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। रुपया किसके द्वारा चलाया गया था, तो रुपया चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और रुपया किस चीज़ का बना होता था, तो चांदी का बना होता था। ठीक है, तांबे का कौन सा सिक्का चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, दाम। कौन सा सिक्का चलाया गया था, दाम चलाया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में 23 टकसालें थे। टकसाल क्या होता था, रुपया पैसा छापने का जगह होता था टकसाल। तो 23 टकसालों का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, और शेरशाह सूरी की बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था, तो 47 सरकारों में विभाजित किया था। कितने सरकारों में, 47 सरकारों में, 47 सरकारों में विभाजित किया था अपने कुल साम्राज्य को। ठीक है, आप सरकार को वर्तमान राज्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ राज्य भी कह सकते हैं वर्तमान। तो आपने देख लिया कि उसके शासनकाल को क्यों कहा जाता है घोतक प्रशासनिक सुधार को, क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार किए थे,
बहुत सारे सुधार किए थे ना, अभी जस्ट मैं बताई। गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और उसे क्या कहा जाता, उसे कहा जाता दीवाने बरीद। तो आपसे ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन देगा और पूछेगा ये किससे संबंधित है, या कूट से मिलाने के लिए दे सकता है, तो आप लोग कूट से मिलाने में भी सक्षम होंगे। दीवाने बरीद का संबंध किससे है, तो दीवाने बरीद का संबंध गुप्तचर विभाग से है। किससे संबंधित है, गुप्तचर विभाग से, ठीक है। दीवाने कजा किससे संबंधित है, न्याय विभाग था। क्या था, न्याय विभाग था। दीवाने शमन क्या था, तो दीवाने शमन जो था शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी होते थे। कौन होते थे, दीवाने समन, तो वो होते थे शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। बरीद ए मलिक कौन होते थे, तो बरीद ए मलिक जो है, मामलिक या मलिक, ये होते थे गुप्तचर विभाग के प्रमुख। कौन होते थे, गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे। जबकि शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो शाही परिवार के प्रभारी अधिकारी को दीवाने शमन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवाने शमन कहा जाता था, ठीक है। तो हाँ, एक और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किले कुहना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किले कुहना का निर्माण दिल्ली में पुराने किले के निर्माण में करवाया गया था। पुराने किले का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, तो पुराने किले का निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। और इसी में दीवाने कुहना का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। और ये किसके बोला जाए तो धवाना शेषों पर, मतलब कि उसके खंडहर पर निर्माण करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने इस सब का निर्माण करवाया था। हुमायूं द्वारा जो दीने पनाह बनवाया गया था ना, उसी को तुड़वा कर वहीं पर पुराने किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और पुराने किले में किला ए कुहना का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। पुराने किले में ही किला ए कुहना का निर्माण करवाया गया था। कहाँ है ये, तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन का संख्या शायद ख़त्म हो गया, देखती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन एक और है। एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई जो है सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। कौन थे, मोरारजी देसाई ही थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम कौन थे, सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को पूरी करके ही सेवानिवृत्ति हुए थे, ठीक है। लेकिन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री जब सबसे पहले बने थे अटल बिहारी, तो मात्र 13 दिनों के लिए बने थे। कितने दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए बने थे। इसके बाद इनका सरकार ही गिर गया था, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, तो इसके बाद गुलजारी लाल नंदा ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि उप प्रधानमंत्री, अभी तक भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, क्या संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं भी वर्णन किया गया है, तो नहीं, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अभी तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कितने, 7। कौन कौन से, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, चौधरी देवीलाल, YB चौहान, लाल कृष्ण आडवाणी, ये अभी तक अंतिम उप प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद एक भी अभी तक उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो यही 7 उप प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, तो 2024 में किया गया, ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मिलकर ही 1980 में बीजेपी का स्थापना किए थे, यानी कि बीजेपी का स्थापना किए थे
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ठीक है। बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी था। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर ली हूँ, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ लापरवाही नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जा रहा है और VBI क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगर बिलीव ना हो आप लोगों को थोड़ी भी, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाइएगा। कल का जो B.Ed का एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को, 25 मई को, वो B.Ed वाला क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिएगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर और विश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल सब बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।